हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने पेपर सेट स्टार्ट किया था क्लास 10 का। जैसा कि बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है कि क्लास 10 आपका विजय रथ गणित सीरीज नाम से चालू हुआ है। आज दूसरी क्लास है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और हम लोगों ने मॉडल पेपर गणित का उठाया था 2020 का दोस्तों, और हमने वहां पर कोड नंबर भी लिख दिया है। 822 MB कोड नंबर है, जो कि पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, मतलब पहला पार्ट हम लोग ने स्टार्ट किया था। सभी खंड ज्ञात कीजिए, तो कल के वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, वहां से स्टार्ट किया था। आज हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इक्वल टू 0 है, यदि साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इक्वल टू 0 है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये चीज आपको बताएंगे। अगर यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको टेबल जरा सा भी पता है तो दोस्तों ये चीज आपको समझ आएगी। यहाँ पर दिया हुआ साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन में आपके गिवन है। तो आप ये बता दीजिए, अगर मैं cos थीटा को वहां पर भेज दूं तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ माइनस का उधर जाएगा, cos थीटा प्लस में आ जाएगा। तो आप बताओ मुझे, sin थीटा बराबर cos थीटा, अगर sin की किस वैल्यू का मान cos की वैल्यू के मान के बराबर होता है? sin की किस एंगल में किस कोण का मान साइन cos के उस कोण का मान बराबर होता है? मतलब आप समझे नहीं, साइन का किस एंगल का मान, मतलब साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और cos 45 का मान भी क्या होता है? 1/√2 होता है। मतलब अगर हम ये कह दें, अगर मैं ये कह दूं कि cos 45 डिग्री बराबर है साइन 45 डिग्री, और इन दोनों की वैल्यू का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। बात समझ आ गई। तो वही तो यहाँ पर दिया हुआ है, बस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर है cos थीटा के। तो ये हमसे चिल्ला के बोल रहा है कि थीटा की कौन सी वैल्यू का मान साइन के लिए और cos के लिए बराबर होता है, साइन के लिए और cos के लिए बराबर होता है। तो 45 डिग्री की वैल्यू होगी, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। मतलब थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1/√2 मिल चुका है आपको, 1/√2 मिल चुका है। बस इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा दिया हुआ है। बात समझ आ गई। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा पूरे का होल पावर 4 हो जाए, पावर 4 होगा। इसी प्रकार हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है बोलोगे सर जी? 45 डिग्री है। बात समझ आ गई, 4 प्लस के cos थीटा की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री है। आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे दोस्तों, हमने जो निकाला है, मतलब थीटा इक्वल टू 45, हम यहाँ पर 1/√2 ही रख सकते थे, लेकिन एक लाइन हम एक्स्ट्रा कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, ठीक है। अब ये देखिएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, √2 का हम लोग जब स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई? बेस से पावर ऐड हो जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, मतलब 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 आएगा। तो एलसीएम लोगों को कितना आएगा? 4। ऊपर एडिटिव नंबर जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो देख लिया आपने, देख लिया। यहाँ पर क्वेश्चन था साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। तो मैंने एक लाइन थोड़ा और स्टेप बढ़ाया, तो साइन थीटा बराबर cos थीटा आ गया। ये चिल्ला के बोल रहा है कि साइन की किस एंगल का मान cos की किस एंगल का मान बराबर है। तो मुझे पता है कि एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। जो साइन 45 की वैल्यू होती है वो cos 45 के बराबर होता है। cos 45 sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। तो चाहे आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दो 1/√2 और 1/√2 का पावर 4, या फिर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखने के बाद सॉल्व करो, आपकी जो इच्छा होगी वो करिएगा, लेकिन आंसर 1/2 आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग समीकरण कीजिए।
दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे उतार दिया हुआ है, इसको समझते हैं। छोटा क्वेश्चन है आपका 1 नंबर में आया हुआ है और हम लोग बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं दोस्तों। तो पहले हम डायग्राम समझाते हैं। आपको अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे आप, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, ये आपको पता हुआ एक्स अक्ष होता है, ठीक है। ये आपका एक्स डैश होता है, इसी प्रकार ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश एक्स होता है, ठीक है। अब बिंदु हमारे पास क्या दिया हुआ है 3,4 दिया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक देखिएगा, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आपका 0 होगा x के लिए और y के लिए भी कॉमा 0 होगा, मतलब 0,0। इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 1 होगा, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। x अक्ष पर कितने बिंदु हैं 3, तो 1 2 3 बात समझ आ गई। y अक्ष पर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जब मैं इसको मिलाऊंगा इन दोनों को तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। ये कोऑर्डिनेट 3,4 यहाँ पे लाइक कर रहा है, ठीक है। इसको हम P मान लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया था कि y अक्ष से दूरी कितनी होगी, ठीक है। y अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो देखो ये जो भुज है आपका, ठीक है, इतना कितना है 3 इकाई है दोस्तों, बात समझे, ये 3 इकाई है। तो जो इतनी दूरी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी 3 इकाई होगी, बात समझ में आ गई, ठीक है। हमसे y अक्ष से पूछ रहा है, y अक्ष से तो कितना आंसर आएगा 3 इकाई आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 इकाई हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, चित्र से डायग्राम आपको समझ में आ गया। तो हमसे पूछा था y अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो y अक्ष से दूरी मतलब कि आप पहले ये चेक कर लो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 3 इकाई है। जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा, ये भी 3 इकाई होगा, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इकाई आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, दूसरा आंसर है दोस्तों 3 इकाई। तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को बोर्ड पे आपको उतार दिया हुआ है और सभी खंड कीजिए। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चैप्टर आपका है प्रायिकता, ये इंपॉर्टेंट है। जिन दोस्तों ने पढ़ लिया होगा वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा बताएंगे, बाकी जब चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो हम लोग को पेपर कर रहे हैं तो पेपर के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है सॉरी ताश, कुल ताश कितने होते हैं, ठीक है। कुल ताश आपको पता होगा, एक पूरी गड्डी में कुल ताश कितने होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, लिखा हुआ 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इनमें इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बोल देता कि इक्का होने की, ये अगर मान लो ये ना लिखा होता, ठीक है, दोनों बताएंगे, दोनों आंसर बता देंगे। इक्का होने की प्रायिकता क्या है, यहाँ पर होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको आंसर बताना है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी बात, ठीक है। पत्ते कितने होते हैं आपके, टोटल 52 होते हैं और उस 52 पत्तों में से इक्का की कुल संख्या क्या होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्के पत्ते की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या, इक्का पत्ता होने की कुल संख्या, इक्का पत्ता होने की कुल संख्या कितनी होगी, तो 52 पत्तों में जो इक्का होता है, 52 पत्तों में जो इक्का होता है वो कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर आपके पास पता है कि टोटल 52 पत्ते होते हैं और उनमें से 4 इक्का होते हैं, तो इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप यहाँ पर देखिएगा नीचे जो आपके हर में टोटल संख्या लिखी जाती है 52, ठीक है। और
ऊपर क्या 4/52 मतलब आंसर कितना आ जाता है यहाँ पर 1/13 आ जाता है यहाँ पर आंसर 1/13 यहाँ पर आंसर आ जाता है। बात समझ आ गई। यह इक्का होने की प्रायिकता है। ठीक है, अब देखिएगा इसको दो मेथड से पाएंगे, समझिएगा। अगर इक्का होने की प्रायिकता आपको पता चल गई है कि 1/13 है तो इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी, इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, टोटल आपकी वैल्यू जो होती है 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट, हम तो ये रेशियो निकाले ना, 1 यूनिट होती है 1 माइनस का 1/13। ठीक है, 1/13। ठीक है, अब ऐसा समझिएगा, अगर ये बोल दिया हुआ है कि ए ये होने की प्रायिकता है, ठीक है, फिर प्लस बी ना होने की प्रायिकता बराबर 1। ठीक है, अगर होने की प्रायिकता आपको पता है तो क्या करोगे, होने की प्रायिकता आपको पता है तो ना होने की प्रायिकता क्या करोगे, b बराबर 1 माइनस ए निकालोगे ना। कुछ ऐसा ही थिंकिंग आ रही है तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा किताब में, वहां पे पीई फिर प्लस का पीई बार ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपने निकाला इक्का होने की प्रायिकता कितनी है, 1/13 है। तो इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 से 1/13 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा। यहाँ पर एलसीएम लिया तो 13 माइनस 1 आंसर कितना जाएगा, 12/13 आ जाएगा। तो 1/13 यहाँ पे आंसर तो नहीं होगा, हमसे बोल रहा है, हमसे होने की प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, हमसे इक्का ना होने की प्रायिकता पूछा तो 12/13 आ जाएगी। तो 12/13 कहाँ पे आंसर, आपका फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, समझ में आ गया। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। इक्कों की संख्या कितनी होती है, 52 में से 4 होते हैं। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, 4/52 होगी, 4/52 होगी, मतलब रेशियो में 1/13 होगी। अगर होने की प्रायिकता आपको पता चल गई है तो ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से माइनस कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही किया है। अगर अगर ये मेथड अगर आपको समझ नहीं आता है तो बताइए कुल कितने पत्ते हैं, 52, और इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ 52 माइनस का भाई 4 पत्ते जो इक्का है ना होने की प्रायिकता, इक्का तो निकाल लोगे ना, इक्का तो वाले पत्ते निकाल लोगे ना, 4 पत्ते अपनी जेब में रख लोगे तो 52 में से 4 घटा देंगे बटे 52 कितना आएगा, 48/52 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए 24 आएगा, इसको सॉल्व करिए 26 आएगा, इसको सॉल्व करिए 12 आएगा, इसको सॉल्व करिए 13 आएगा। तो यहाँ से भी 12/13 आ गया है। तो ये क्वेश्चन है, जो भी मेथड आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इक्का होने की प्रायिकता आपको ये है, ठीक है, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये दूसरा मेथड है, डायरेक्ट वाला मेथड। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेक्शन जरूर समझ में आया होगा। आज हम लोग बीयररथ गणित सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, ऐसे कंटिन्यू पार्ट चलते रहेंगे दोस्तों। आज ये वाला खंड सभी प्रश्न कीजिए, ये पहला खंड आपका जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये समाप्त हो गया है। 2 वीडियो में ये पूरा मैंने समाप्त किया, तो ये दोनों वीडियो आप लोग देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। पेपर आने वाले हैं तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेक्शन पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।